छात्रों, पिछली कक्षा में मैंने आपको भावात्मक उद्देश्यों के बारे में बताया था। आज मैं आपको तीसरा पक्ष जो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का है, क्रियात्मक उद्देश्य, साइकोमोटर डोमेन, उसके बारे में बताऊंगी। इसे व्यवहार का करना पक्ष भी कहते हैं। 1969 में सिम्पसन E.J. ने इसका वर्णन किया था। इसका संबंध बालक के शारीरिक एवं क्रियात्मक कौशलों के विकास से होता है। क्रियात्मक क्षेत्र के उद्देश्यों में इस उद्देश्य के अंतर्गत नाड़ियों तथा मांसपेशियों का समन्वय आता है, जिसमें शारीरिक क्रियाओं के प्रशिक्षण को सम्मिलित किया जाता है। यह शिक्षा का प्रयोगात्मक पक्ष है। शिक्षा के अतिरिक्त इसका प्रयोग व्यावसायिक तथा औद्योगिक प्रशिक्षण में भी किया जा सकता है। ब्लूम्स ने इस क्षेत्र को निम्नवत विभाजित किया है। क्रियात्मक क्षेत्र के उद्देश्य, सबसे पहला है अनुकरण, इमिटेशन, यानी किसी अध्यापक शिक्षण के उपरांत उसको जैसे का तैसा विषय वस्तु को जैसे का तैसा याद कर लेना या बताना या उसकी नकल करना अनुकरण में आता है। हस्तादि प्रयोग, मैनिपुलेशन, यानी हस्त कौशल का विकास, काम को करना स्वयं के द्वारा। सुतथ्यता, प्रिसाइजन, तथ्यों पर आधारित कोई भी विषय वस्तु का अध्ययन करना। फिर है संधि योग, आर्टिकुलेशन, और अंत में है नैसर्गीकरण, यानी स्वाभाविकरण, नेचुरलाइजेशन। अनुकरण के दो भाग हैं, आवेग और प्रकट पुनरावृत्ति। आवेग यानी अनुकरण करने के लिए जो कक्षा शिक्षण के दौरान बताया जाता है उसे हम कितनी तीव्रता से ग्रहण करने का प्रयास करते हैं, ये आता है आवेग की श्रेणी में। दूसरा है प्रकट पुनरावृत्ति, यानी कि अनुकरण के माध्यम से ही तुरंत प्रकट हो जाना किसी भी विषय वस्तु का बालक के द्वारा जैसे का तैसा बता देना प्रकट पुनरावृत्ति के अंतर्गत आता है। हस्तादि प्रयोग में निर्देशों का पालन, चयन करना और स्थिरता, ये तीन तत्व शामिल हैं। सुतथ्यता में पुनरुत्पादन, यानी जो विषय वस्तु बताई गई है, जो प्रकरण पढ़ाया गया है, वापस विश्लेषण करने से तात्पर्य है पुनरुत्पादन। और ऐसा ही इसका प्रयोग हम इंडस्ट्रीज़ या उद्योगों में भी कर सकते हैं। जब किसी चीज़ का निर्माण किया जाता है उसको जैसे का तैसा पुनः निर्माण करना पुनरुत्पादन की श्रेणी में आता है, और उस पर नियंत्रण करना। फिर है संधि योग में अनुक्रम और सामंजस्य। अनुक्रम किसी चीज़ को क्रमिक रूप से जमाना, और सामंजस्य एडजस्टमेंट करना, आपसी एडजस्टमेंट, यानी दो विषय वस्तु, तीन विषय के प्रकरण को हम सामंजस्य स्थापित करके अध्ययन करने का प्रयास करें, जैसे सामाजिक अध्ययन, नागरिक शास्त्र, इतिहास, फिर इसके बाद विज्ञान। इनको हम कैसे जीवन में उतार सकते हैं, कैसे हम इन सारे ज्ञान को अपने जीवन में सम्मिलित कर सकते हैं, ये सामंजस्य। और अंतिम है स्वाभाविकरण में स्वचालन या अभियांत्रिकीकरण। स्वचालन यानी स्वाभाविकरण, अपने आप ही किसी विषय वस्तु का अध्ययन करने के उपरांत उसके प्रति जो विचार निर्मित होंगे, उसके प्रति जो आत्मसात करेगा बालक, उसे अपने जीवन में भी उतारने का प्रयास करेगा, और जो कुछ सीखेगा उसे भी निर्माण करने में प्रयोग करेगा। सिम्पसन ने क्रियात्मक पक्ष के उद्देश्यों को 5 प्रमुख स्तरों में विभाजित किया है, जो इस प्रकार है। प्रत्यक्षीकरण, परसेप्शन, यह बाह्य वस्तुओं तथा घटनाओं के गुणों तथा संबंधों के प्रति ज्ञानेंद्रियों द्वारा जागरूक होने की प्रक्रिया है। वास्तव में प्रत्यक्षीकरण वह मानसिक प्रक्रिया है जिसमें कार्यों की श्रृंखला सम्मिलित है। इसके 3 प्रमुख स्तर हैं, वर्णनात्मक, संक्रमण काल की स्थिति व व्याख्यात्मक। दूसरा है व्यवस्था,
व्यवस्था से तात्पर्य है यह विशिष्ट प्रकार की क्रिया तथा अनुभव के लिए प्रारंभिक समायोजना है। इसके 3 पक्ष हैं, मानसिक, शारीरिक तथा संवेगात्मक। यानी किसी भी तरह की व्यवस्था बनाने पर, किसी भी विषय वस्तु के प्रकरणों के तथ्यों को एक साथ जोड़ने पर हमारे उसमें तीनों पक्ष शामिल होते हैं। मानसिक भी शामिल होता है, शारीरिक भी शामिल होता है और संवेगात्मक भी शामिल होता है। निर्देशात्मक अनुक्रिया, गाइडेड रेस्पॉन्स। क्रियात्मक कौशल के विकास में निर्देशात्मक अनुक्रिया प्रथम चरण है। इसमें अधिक जटिल कौशल पर बल दिया जाता है। क्रियात्मक कौशल से तात्पर्य है जैसे खिलौने बनाना या चार्ट, चित्र, मॉडल, इनका निर्माण करना, ये सारा निर्देशात्मक अनुक्रिया के अंतर्गत शामिल होता है। कार्यप्रणाली, नेक्स्ट, मैकेनिज्म। यह वह स्तर है जिसमें छात्र में किसी कार्य के करने में एक निश्चित आत्मविश्वास और कौशल की मात्रा उत्पन्न होती है। यह उन परिस्थितियों की आवश्यकता है जिसमें उपयुक्त अनुक्रिया संपन्न होती है। कार्यप्रणाली से तात्पर्य है मैकेनिज्म जिसमें बालक किसी भी कार्य को आत्मविश्वास से करने का प्रयास करता है। जैसे उद्योग में कोई चीज़ निर्मित करनी हो, इंजीनियरिंग में कोई चीज़ निर्मित करनी हो, इससे इस तरह के कार्यों का संबंध जुड़ा हुआ है। जटिल प्रत्यक्ष अनुक्रिया, कॉम्प्लेक्स ओवर्ट रेस्पॉन्स। यह क्रियात्मक पक्ष का सर्वोच्च स्तर है जिसमें व्यक्ति वह कार्य संपन्न करता है जो कि वह जटिल या कठिन कहलाता है। दक्षता द्वारा कार्य बहुत कुशलता तथा सुगम रीति से संपन्न किया जा सकता है। यदि बालक उस कार्य को करने में दक्ष है, अपने आप में पूर्ण है, तो वह उस कार्य को निपुणता से कर सकेगा, और यदि पूर्ण नहीं है तो उसे पहले उसमें समय देना पड़ेगा सीखने के लिए, तभी उसमें दक्षता का विकास होगा और तभी वह उन कठिन कार्यों को संपन्न कर सकता है। हम इस प्रकार भी ले सकते हैं। पहला है अनुकरण या उद्दीपन, कार्य करना, नियंत्रण, समन्वय, स्वाभाविकरण, आदत निर्माण। उद्दीपक या अनुक्रिया निम्न स्तर है। ये इस पक्ष का क्रिया का अनुकरण करना, वस्तु, कार्य या क्रिया के प्रति उत्तेजना पैदा करना, यानी कि उत्सुकता का बालक में विकास हो, तभी वह सीखने का प्रयास करेगा और तभी वह कार्य को पूर्ण करने का प्रयास करेगा। कार्य करना, मैनिपुलेशन, उपयुक्त क्रिया का चुनाव, गव्यात्मक क्रियाएं यानी शारीरिक क्रियाएं करना और पेशीय क्रियाएं करना, मांसपेशियों से जिनका संबंध होता है। नेक्स्ट है नियंत्रण, कंट्रोल, विभिन्न क्रियाओं से सहज नियंत्रण, गत्यात्मक क्रियाओं पर नियंत्रण आदि नियंत्रण के अंतर्गत शामिल होता है। समन्वय, विभिन्न क्रियाओं के मध्य समन्वय स्थापित करना समन्वय की श्रेणी में आता है। स्वाभाविकरण, क्रियाओं के संपादन में स्वाभाविकता आना, कि नेचुरल तरीके से हम क्रियाओं को संपन्न करें। आदत निर्माण, हैबिट फॉर्मेशन, उच्च स्तर है ये, और इसमें व्यवहार एवं क्रिया का विकसित होना कहा गया है। कुशलतापूर्वक संपादन, कार्य में निपुणता, कार्य की स्वचालित शैली का विकास इस आदत निर्माण के अंतर्गत शामिल होता है। आगे हम ये देखते हैं कि जब हम पाठ्य योजना का निर्माण करते हैं या हम मूल्यांकन करते हैं, तो हम समग्र विषय वस्तु या किसी भी कक्षा का, चाहे प्राथमिक स्तर हो, चाहे उच्च प्राथमिक स्तर हो, चाहे माध्यमिक स्तर हो, और चाहे वह कॉलेज लेवल हो, कॉलेज का स्तर हो, सभी स्तरों पर एक संपूर्ण विषय वस्तु का अध्ययन, अध्यापन की प्रक्रिया और मूल्यांकन की प्रक्रिया इन उद्देश्यों के इर्द गिर्द ही घूमती है। जैसा कि प्रश्न पत्र निर्माण के समय आपको यह सब बात बताई गई थी कि किस तरह से हम नील पत्र बना करके इन उद्देश्यों के आधार पर
प्रश्न पत्र को निर्मित करते हैं और समग्र कक्षा शिक्षण के दौरान किसी भी विषय के अध्ययन अध्यापन की प्रक्रिया में हम इन उद्देश्यों के इर्द गिर्द ही घूमते हैं। अब पाठ्य योजना के अंतर्गत हम किन उद्देश्यों, ज्ञानात्मक उद्देश्य के तो कौन से पक्ष, भावात्मक उद्देश्य के कौन से पक्ष और क्रियात्मक उद्देश्य के कौन से पक्षों को शामिल करते हैं। और इसके बाद 4 पॉइंट और हैं जिनको मिलाकर के 6 और 4 10 हो जाते हैं, जो कि पाठ्य योजना के पद कहलाते हैं। पाठ्य योजना को निर्मित करने के लिए सबसे पहले ज्ञान के अंतर्गत मैंने आपको समझा चुकी हूँ कि पुनरावृत्ति और प्रत्यस्मरण और प्रत्यभिज्ञान, किसी भी वस्तु का स्मरण करना और या उसकी पहचान करना ज्ञान के अंतर्गत शामिल होता है। अवबोध, जिसमें समझ विकसित करना, अंतर करना, उदाहरण देना आदि क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है। नेक्स्ट अनुप्रयोग उपयोग को शामिल करते हैं। निष्कर्ष निकालना, सामान्यीकरण करना, भविष्यवाणी करना, निर्माण करना, ये सारी चीज़ें ज्ञानोपयोग में शामिल होती हैं। फिर आते हैं भावात्मक उद्देश्य जिसमें अभिरुचि और अभिवृत्ति को शामिल किया जाता है। अभिरुचि से तात्पर्य है जिस विषय वस्तु का अध्ययन कराया जा रहा है या जिस विषय का अध्ययन कराया जा रहा है कक्षा शिक्षण के दौरान उस विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। अब रुचि उत्पन्न करने के लिए हम चार्ट का प्रयोग करते हैं, मॉडल का प्रयोग करते हैं, उदाहरणों का प्रयोग करते हैं और चित्रों का प्रयोग करते हैं। ये सारा हम रुचि उत्पन्न करने के लिए करते हैं जिससे बालक की रुचि का विकास हो सके। और फिर आता है अभिवृत्ति की सकारात्मक, नकारात्मक, उपयोगी, ये सारी अभिवृत्ति के अंतर्गत हम कर सकते हैं। फिर क्रियात्मक पक्ष के उद्देश्य में हम कौशल लेते हैं। कौशल आपको वैसे भी बताए गए हैं, सूक्ष्म शिक्षण कौशल, जिनका प्रयोग हम कक्षा शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए करते हैं। इन कौशलों के संक्षिप्त में मैं आपको नाम बताती हूँ, जैसे प्रस्तावना कौशल है, श्यामपट्ट लेखन कौशल है, व्याख्यान कौशल है, पुनर्वलन कौशल है आदि। लेकिन इसके अलावा दूसरे कौशल है जिसमें हम किसी चीज़ को निर्मित करके बालकों में कुशलता का विकास करते हैं। जैसे ज्योग्राफी के किसी पैटर्न को पढ़ाना है तो हम ग्लोब लें या मैप लें जिसके माध्यम से हम पढ़ाने का प्रयास करें, या कोई चार्ट निर्मित करें, ये कौशल की श्रेणी में आता है। ये 6 पद मैंने आपको ज्ञान, अवबोध, ज्ञानोपयोग, अभिरुचि, अभिवृत्ति और कौशल, इसके अलावा सहायक सामग्री, प्रस्तावना और उद्देश्य कथन आदि इसमें और शामिल होते हैं। कुल मिलाकर के 10 ये पाठ्य योजना के पद कहलाते हैं। ये अनुदेशनात्मक उद्देश्यों के बारे में मैंने आपसे चर्चा की। आज ये पाठ समाप्त हो जाता है। अगली बार हम शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित कुछ अध्ययन करने का प्रयास करेंगे, जिसमें जो प्रथम यूनिट है उसी के बारे में मैं आपसे चर्चा करूँगी।